नाज़रीन, प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, 2000 साल का जो साल था पाकिस्तान की सियासी हलचल से इबारत में भरपूर हमें नज़र आया और तकरीबन साल के आगाज़ से ही पनामा का हंगामा ज़ोरों शोर से जारी रहा और साल के आखिर तक ये सिलसिला कायम रहा। लेकिन बीच में हमने देखा कि डॉन लीग्स का कुछ शोर बरपा हुआ और सिविल और अस्करी क़यादत के मामला भी हमें गर्म नज़र आए। मगर तज्ज़ियाकारों ने के ख्याल में जाने वाले बरस में पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर किसी ज़ीरक सियासतदान के बजाय एक जनरल जो है वो बाजी ले गए। आसिफ अली जरदारी भी इसी साल के आखिरी माह के आखिरी हफ्ते में अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ वतन वापस भी आ गए। दहशतगर्दी के हवाले से बात की जाए तो दहशतगर्दी के खिलाफ कला कमा करने का अज़म जारी रहा, लेकिन साथ साथ दहशतगर्दों ने भी अपने मज़मूम मकासद जारी रखे और बलूचिस्तान 2016 में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। बैनुल-अक़वामी उमूर पर अगर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि कुछ अनप्रेसिडेंट तब्दीलियाँ देखने को मिली। ट्रंप जो है वो अमरीकी अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, 2000 साल का जो साल था पाकिस्तान की सियासी हलचल से इबारत में भरपूर हमें नज़र आया और तकरीबन साल के आगाज़ से ही पनामा का हंगामा ज़ोरों शोर से जारी रहा और साल के आखिर तक ये सिलसिला कायम रहा। लेकिन बीच में हमने देखा कि डॉन लीग्स का कुछ शोर बरपा हुआ और सिविल और अस्करी क़यादत के मामला भी हमें गर्म नज़र आए। मगर तज्ज़ियाकारों ने के ख्याल में जाने वाले बरस में पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर किसी ज़ीरक सियासतदान के बजाय एक जनरल जो है वो बाजी ले गए। आसिफ अली जरदारी भी इसी साल के आखिरी माह के आखिरी हफ्ते में अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ वतन वापस भी आ गए। दहशतगर्दी के हवाले से बात की जाए तो दहशतगर्दी के खिलाफ कला कमा करने का अज़म जारी रहा, लेकिन साथ साथ दहशतगर्दों ने भी अपने मज़मूम मकासद जारी रखे और बलूचिस्तान 2016 में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। बैनुल-अक़वामी उमूर पर अगर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि कुछ अनप्रेसिडेंट तब्दीलियाँ देखने को मिली। ट्रंप जो है वो अमरीकी सदर मुंतखब हुए, बरतानिया में यूरोपीय यूनियन की राहें ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि हम 2014 की जो सूरत हाल थी, जब पाकिस्तान की किश्ती डोल रही थी, वो हम भूल गए, हमारी यादों से चला गया और हमने समझा कि मतलब इतना इससे ड्रामेटिक तब्दीली आई। टेररिज्म के इंसिडेंट्स हुए, क्वेटा में हुए और जगहों पे हुए, लेकिन मजमूई तौर पे ज़रबे अज़ब की कामयाबियाँ मुस्तहकम हुई। कराची की सूरत हाल भी मुस्तहकम हुई और ये साल इसलिए अहम था कि वो जो एक टेरर, खौफ, वो गलबा अल्ताफ़ हुसैन का था, वो तिलस्म आखिरकार करके हम समझते थे कभी नहीं टूटेगा, वो टूट गया। कौम जो थी उनकी तकरीरों से यरगमाल थी, 4-4 घंटे 3-3 घंटे सुननी पड़ती थी। अब याद भी नहीं रहा कि वो तकरीरें किया करते थे या नहीं करते थे। MQM में दरारें पड़ेंगी, कोशिशें पहले बहुत होती रहीं, लेकिन इस तरीके से चीज़ नहीं हुई। फाटा और कराची की वजह से फ़ौज का जो किरदार है वो ऊपर आ गया और वो ऐसे लगता था कि उनका साया जो है हर चीज़ पे पड़ रहा है। लेकिन साल के शुरू में चैमगोइयाँ, एक साल पहले चैमगोइयाँ शुरू हो गई। राहील शरीफ एक्सटेंशन लेंगे, नहीं लेंगे, क्या करेंगे, एक्सटेंशन लेंगे या कुछ और करेंगे, कुछ और ज़्यादा देर रहेंगे। वो इतनी तेज़ी इन बातों में आई कि जनरल राहील शरीफ को साल के शुरू में कहना पड़ा कि मैं कोई एक्सटेंशन लेने वाला नहीं। होना ये चाहिए था कि उनके ऐलान के बाद उनका कद काठियाँ आके गिर जाता, पर ऐसे नहीं हुआ। वो आखिरी दम तक एक्टिव रहे, हर जगह आखिर रहे और उनके कद काठ की वजह से और उनका एक पब्लिक इमेज बनने से कुछ हुकूमत जो है मुंतखब, वो जैसे सहमी सहमी, रंग उनका जो है चेहरे से उड़ा हुआ। कुछ जब वो मीटिंग्स होती थी तो उनके तासुर पता नहीं चेहरे पे क्या होते थे, क्योंकि तमाम तर नैरेटिव डिबेट मुल्क में फ़ौज के किरदार और आर्मी चीफ के किरदार के हवाले से हो रही थी। आखिरकार जनरल राहील शरीफ नवंबर के आखिर में चले गए। अब आप देखें, वो ऐसे लगता है कि वो जो रुके हुए सांस थे वो फिर से लेने शुरू हो गए हैं। अब आप देखें तो एतमाद का ना सिर्फ फ़ज़ा
बल्कि एतमाद का एक तासुर चेहरे पे है। मैं तो पहले भी आप अगर वो फ़ोटोज़ आप पता नहीं दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, जब पहले आर्मी चीफ की मीटिंग्स होती थी तो ऐसे बैठे होते थे। तो अब ये जो नए ISI चीफ आए हैं वो जब वहाँ बैठे हुए थे तो वज़ीर आज़म इतने पुरएतमाद लगे जैसे एक मुंतखब तीसरी दफ़ा इतनी लंबी वज़ारत उज़्मा पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं गुजारी। तो अब फाइनली राहील शरीफ के जाने के बाद लग रहा था कि अब वो सांसें आ गई हैं। और अब तो नून लीग ऐसे लगती है, उनके मिनिस्टर्स ऐसे बोलते हैं जैसे कोई उन्हें मसला था ही नहीं, जैसे उनके ऊपर कोई साया था ही नहीं। पाकिस्तान में ये MQM के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, चीफ के डिपार्चर के हवाले से, और जो तवानाई साल के आखिर में नून लीग के बीच में तवानाई आ गई, ये सबसे बड़ी कहानियाँ ये थी। ठीक है ऐसा, अगर आप इजाज़त दें तो सियासी एतबार से अगर 2016 को मैं 3 हिस्सों में बांट दूं। एक हिस्सा शुरू होता है जनवरी से अप्रैल तक। जनवरी से अप्रैल तक बड़ी ख़बरें ये थीं कि जैसे आपने कहा कि राहील शरीफ साहब ने कहा कि मैं टाइम पे रिटायर हो जाऊंगा। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इक़्तिसादी हवाले से मुआहदा किया गया LNG का, $16 अरब का मुआहदा एक नून लीग ने किया। उस वक्त भी बड़ी तनकीद की गई कि आप LNG बहुत महंगा ले रहे हैं। अभी भी आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपनी तकरीर में LNG का जिक्र किया और उन साहब का भी जिक्र किया जो कतर में होते हैं। फिर पठानकोट वाला, इस खित्ते के हवाले से पठानकोट वाला हमला जो है वो भी जनवरी में आया। और आपको याद होगा कि जनवरी में वो कामरान कियानी साहब का और नैब का काफ़ी चर्चा चल रहा था, जो जनरल कियानी साहब के भाई थे। फिर अप्रैल से एक मामला शुरू होता है, जब से पैनामा पेपर्स सामने आए तो फिर सारी सियासत जो है मुझे लगा कि वो पैनामा पेपर सेंटर में है और अगले 7-8 महीने सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूमती रही। और आखिरी 2 महीनों में वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट में हमने रिमार्क्स देखे बेतहाशा, और फिर एंड में वो गुब्बारा भी ठुस हो गया कि उन्होंने कहा कि जी हम तो रिटायर हो रहे हैं, अब जो नेक्स्ट जज हैं वो आके करेंगे। नवंबर में आपने बताया जैसे नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए, दिसंबर में नए चीफ जस्टिस साहब आए। दिसंबर में बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन के हवाले से मैं समझता हूँ PMLN ने बहुत ही संजीदा तौर पे, बहुत ही अक्लमंदाना तौर पे जो कमिश्नरी निज़ाम का ऐलान किया, या उन्होंने ऐलान किया कि रेगुलेटरी एजेंसीज़ जा रही हैं। तो कोयटा कमीशन रिपोर्ट भी इसके दौरान आई, और जिसने जो चीज़ें हम जानते थे, हम बातें करते थे, लेकिन चीफ किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने वो चीज़ें नहीं कही थी। अच्छा, एक चीज़ मैं जिससे रियली कंसर्न रहा हूँ इक़्तिसादी हवाले से 2016 में, कर्जा जात का जो मैग्नीट्यूड है, जो हुज्म है, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता रहा। पहले हम शुरू हुए हैं जनवरी 2016 में, तो पूरी कौम के ऊपर, पूरे मुल्क के ऊपर 18.5 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा था। तो एक साल में ये 18.5 से 20.7 पे पहुंच गया, यानी कि हमने 2 ट्रिलियन रुपीस से ज़्यादा का कर्जा एक ही साल में लिया। उसका मतलब ये है कि माहाना 180 अरब रुपए का इजाफी कर्जा पाकिस्तान ले रहा था हर महीने पिछले पूरे 2016 के साल में, और रोज़ाना का 6 अरब रुपए का कर्जा हम ले रहे थे। अगर तारीख़ी पस मंज़र में देखें तो जब पीपल्स पार्टी 2008 में आई थी, मुशर्रफ साहब जा रहे थे, तो उस वक्त फ़ी कस कर्जा जो था हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत के ऊपर वो 40,000 रुपये का था। 5 साल में वो छोड़ के गए तो डबल हो चुका था, 80,000 रुपया फ़ी कस पे पहुंच गए थे, और आज हम बैठे हैं तकरीबन 1,15,000 रुपया फ़ी कस। तो ये कर्जा वाला मामला जो है ये बड़ी तेजी। अच्छा, डॉक्टर साहब ने तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बातें की। 2 चीज़ें हमने पूरे साल में देखी, शुरू से लेके अप्रैल से जो पनामा का मसला शुरू हुआ, फिर 2 चीफ की जो तब्दीली हुई है। डॉन लीग्स के मामले में हमने देखा था कि जब ये आया था तो बिल्कुल सिविल और अस्करी क़यादत जो खुलकर सामने आ चुके थे। मैं एक चीज़ जो मैं पहले मुझे वो कहना चाहिए, 2 चीज़ें हुई, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। एक ये था कि पनामा लीक्स जब हुई, शोर शराबा उन पे मचा, लेकिन जो हमारी सियासी जमातें थीं उस शोर और हंगामे और तशवीश और धुएं को कोई मौसर सियासी मूवमेंट में तब्दील नहीं कर सके। गवर्नमेंट एम्बैरस हुई, परेशान हुई, शर्मिंदगी हुई उसको, लेकिन वो एक जो मूवमेंट बनती है
वो ऐसी कोई नहीं हुई। गवर्नमेंट को उस लिहाज से इतना कोई जो है कोई कंसर्न या वरी नहीं हुआ। एक जमात थी जिसने मूवमेंट बनाने की कोशिश की। पहले तो सियासी जमातें जो हैं वो, जैसे हम अक्सर कहते थे, एक नहीं कई ट्रक की बत्तियों के पीछे भागते रहे। TORs क्या होंगे, कमीशन क्या होगा, फलाना क्या होगा, उसमें बहुत अरसा हो गया। और ये था कि जी यूनाइटेड अपोजिशन होनी चाहिए। उसमें यह था कि आगे की तरफ एक्सेलरेटर दबाती थी PTI, और पीपल्स पार्टी जो है, हम उनके जो खुर्शीद शाह ग्रुप है, वो एक्सेलरेटर से पैर उठा के ब्रेक पे लगाता था। एतजाज़ एहसन कुछ बातें करता था, लेकिन शाह साहब का ब्रेक का पेडल एतजाज़ एहसन की तेज़ी से ज़्यादा हावी और मौसर साबित हुआ, तो कुछ बन नहीं सका। इमरान खान ने ऐलान लाहौर के जलसे में कह रहे थे, रायविंड के जलसे में, कि इतने लोग नहीं आएंगे। शायद वो लोगों की तादाद देख के वो बिल्कुल बह गए उस जज्बात में, और उन्होंने ऐलान जंग कर दी कि कोई जलसा नहीं होगा, कोई धरना नहीं होगा, हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे। लेकिन उसमें PTI को सुबकी इख्तियार करनी पड़ी और वो नहीं कर सके, और तब से किस्मत जो है वो बदलने लगी नून लीग की है। एक और चीज़ जो है, डॉन लीग्स में वो आप यूं कहिए कि जनरल राहील शरीफ की एक नाकामी थी। जब आप एक चीज नहीं कर सकते तो फिर चीजों को इतना ऊपर उठाएं नहीं। अयाज साहब, ये ब्रेक लेनी पड़ेगी। बहुत ही दिलचस्प इस वक्त डिस्कशन चल रही है कि जो आर्मी चीफ है, जब वो तब्दील हो रहे थे तो उस वक्त जो माहौल था, और उनके तब्दील होने के बाद आज जो है वो नून लीग अपने आप को कितना महफूज समझती है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 2016 के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमने देखा था कि इमरान खान ने पनामा लीक्स को लेकर नवाज हुकूमत पर एक प्रेशर बिल्ड करके रखा था, लेकिन जो बड़ा खास वाकया था वो आर्मी चीफ के ओहदे से उनकी रिटायरमेंट का था। अयाज साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनरल राहील शरीफ जो है अपने इक़दामात और बयानात के हवाले से जो है वो ज़राए इब्लाग की जीनत बने रहे। वो आप सिर्फ बयानात तक उन्होंने ना कहें, वो बयानात नहीं, उन्होंने बहुत अमल किया था। बयानात नहीं, तो इक़दामात उसके पता। पर हम बात कर रहे थे कि वो जो एक हमारे दोस्त, सहाफ़ी दोस्त ने एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग की खबर दे दी कि उसमें ये कहा गया था और ISI चीफ को ये कहा गया था। उन्होंने बड़ी ड्रामाई मंजर कशी उस मीटिंग की जो एक बड़ी अखबार के सफ़े अव्वल पे छपी, तो उससे एक भूचाल मच गई और फ़ौज में बहुत बेचैनी बढ़ी। और जनरल राहील जो हैं अपने कमांडर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए। वो तासुर ऐसे लगा कि अब कुछ होने वाला है। जो 3 साल में चीज़ नहीं हुई, ये मौका है, ये बहाना है, ये स्टेज है, और अब कुछ यहाँ पे होने वाला है। लेकिन वो हाइप जो थी, वो कौन सा पहाड़ होता है और जिसमें से क्या निकलता है, वो राई का पहाड़ होता है, और उसमें से पता नहीं क्या वो निकला। एक कमीशन बना दिया गया। एक साबका जज साहब जो पुराने पता नहीं वक्तों में बेंच पे विराजमान होते थे, अब वो कमीशन कहाँ है किसी को नहीं पता। एक और चीज़ मैं जनवरी में ड्यू है उसकी रिपोर्ट है। वो अब ठीक है, वो होगा, किस तरह की होगी, लेकिन उस कमीशन से पहले आप याद कीजिए कि एक तरदीद आती थी, फिर दूसरी तरदीद आती थी, फिर तीसरी तरदीद आती थी, क्लैरिफिकेशन, फिर ISPR की आपको याद है प्रेस रिलीजेज आया करती थी। ऐसे लगता था कि अब फौज ने इसको इतना सख्ती से लिया है कि अब ये चीज हुई, आई, बस हो रही है। कोर कमांडर्स की मीटिंग, कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज आ रही है। ISPR अपनी तरफ से नहीं दे रही। ISPR कोर कमांडर्स मीटिंग की रुदात बयान करते हुए खबर दे रही है। तशवीश है सारे कोर कमांडर्स को, और वो है झूठे मनगढ़ंत कहानियां, फीडिंग, प्लांटिंग, वजीर आजम हाउस का नाम लेना, नेशनल सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी। तो अब जो है उसका पता ही नहीं चलता। मेरे ख्याल कोशिश करके ढूंढना पड़ेगा वो कमीशन कहाँ। एक और चीज मैं कह, इसलिए ये मामला ठंडा पड़ा कि आर्मी चीफ की तब्दीली हो गई। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आर्मी चीफ जा रहे थे 29 नवंबर को।
आप इतनी सख्ती इस पे दिखा रहे हैं, तशवीश का इजहार कर रहे हैं, हुकूमत जो है वो माहिर है पिछले 3 साल से बातें टालने की। पनामा लीक्स टाल गए तो ये भी टाल जाएंगे। अगर ये टालते तो आपने करना क्या था? अगर आप नहीं कर सकते तो उस चीज को, टेम्परेचर को फिर इतना ना लेके जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। एक और चीज ज़िम्नन मैं कह दूं कि 2014 के धरनों में जो एक बहुत आतिशी ग्रेनेड था जिसका नाम ताहिरुल कादरी साहब है, वो ऐसे मंजरनामे से गायब हुए कि जैसे वो कमीशन डॉन लीक्स पे ढूंढने को नहीं मिल रहा, तो इस दफ़ा वो जो हैं वो भी किसी चीज़ में नज़र नहीं आए। इमरान खान के जो तैयारियां और इस्लामाबाद को बंद करना और ये बंद करना, लेकिन उन्होंने कहा कि मोरक्को में पता नहीं कौन सी कॉन्फ्रेंस है, मैंने वो पहले वहाँ तय किया हुआ है। तो ये जो है कि सारा एक जो है ड्रामाई था, बहुत ड्रामेटिक था। लेकिन जैसे आप एक मौसीकी होती है कि ऊपर आवाज़ जाती है, लेकिन ठंडी पढ़ते 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 वो जो आखिरी उसकी मौसीकी की सांस होती है उसकी गूंज आपको कानों तक नहीं पहुंचती, तो वो जो है इस साल में ऐसा हुआ है। यहाँ सब जो डीजी ISPR साहब का ट्विटर अकाउंट था उसको सब फोकस करते थे, कोर कमांडर्स का बड़ा फोकस होता था। हाँ। और एक साहब मार्क लाइल ग्रांट जो यहाँ पे सफीर रह चुके हैं और वो साल के आखिर में उनका यहाँ आना, वो हमेशा जब आते हैं तो उसके कुछ हफ्तों के बाद, महीनों के बाद एक NRO सामने आता है। ठीक है, अब देखना ये रह गया कि ये जो आए थे इस दफा उसका कोई NRO सामने आ रहा है। अब जरा ब्रेक ले लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से। वाकयात में कमी तो आई बतदरीज, लेकिन मुकम्मल सफाया नहीं किया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर सवाल मुस्तकिल खड़ा ही हुआ है, और क्यों है इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और 2016 में दहशतगर्दी के वाक़यात पर मजमूई तौर पर कमी तो देखने में आई, लेकिन मुकम्मल सफाया नहीं किया गया और हुकूमत जो है इसमें कामयाब होती नजर नहीं आई। अयाज साहब, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, ये हमने पूरे 2015-16 में देखा। देखिए, ये कहानी पूरे साल रही जब से नेशनल एक्शन प्लान का ये विर्द शुरू हुआ। फ़ौज कहती रही, मीटिंग्स होती रहीं, राहील शरीफ जो हैं अपने जर्नैलों के साथ मिलते रहे वज़ीर आज़म को कि नेशनल एक्शन प्लान का मतलब सिर्फ फ़ौज की कार्रवाई नहीं है। फ़ौजी जवान और अफसरान फाटा में वहाँ बैठे रहें, मोर्चों में शहीद होते रहें, मारे जाएं, सिर्फ वो नहीं है, सिविलियन गवर्नमेंट्स को करना चाहिए। हर बार मीटिंग में सिविलियन गवर्नमेंट ने ये आंदिया दिया, अब होगा, अब होगा, अब करेंगे, तकरीर हुई, लेकिन अमल दरामद जो है नहीं हुआ। और हमने ख़ास तौर पे देखा जिसने निचोड़ निकाल के सामने पेश किया वो जस्टिस फैज़ ईसा, जिसकी रिपोर्ट की आपने जिक्र की, उन्होंने बिल्कुल वो सांचे में निचोड़ के डाल दिया कि नेशनल एक्शन प्लान का असल हकीकत जो है क्या है और उसमें जो करना चाहिए वो नहीं। अदलिया की कमज़ोरी वो मिस कर गए, अदलिया की कमज़ोरी नहीं लिखी, बाकी सब कमज़ोरियाँ थी। बाकी वो हम जो बात कह लेते हैं कि नहीं हुई अदलिया की कमज़ोरी, मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनानी पड़ी थी? मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में जमहूरियत पसंद जो हैं बिल्कुल शोर मचाते हैं, पर जब वो उनको इस्टेब्लिश किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि जो अदलिया को काम करना चाहिए, जो डिलीवर करना चाहिए, जो फैसले करना चाहिए, ट्रायल करना चाहिए जल्दी से, वो नहीं हो पा रहे थे, अब भी नहीं हो पा रहे। और जब टर्म इनकी ख़त्म होगी मिलिट्री कोर्ट्स की, तो फिर एक तरफ जमहूरियत की वो ढोल पीटे जाएंगे, लेकिन जनवरी में होने वाली जो तो वहाँ पे वो सूरत हाल जो है वो तो नेशनल एक्शन प्लान पे नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कह दूं, अगर बैन अल-अक़वामी हम मंजर पे नज़र डालें तो दहशतगर्दी की लहर जो है दाइश या इस्लामी रियासत, इस्लामी स्टेट की वजह से यूरोप में एक धमाका खेज़ उन्होंने अपना वजूद जो है वो साबित किया, पेरिस में और जगहों पे। और वो एक तशवीश जो पहले यूरोप में नहीं थी वो इनके हवाले से होने लग पड़ी। अब वहाँ पे दो चीज़ें हुई। एक, शाम की खाना जंगी की वजह से जो महाजरीन, देखिए शाम ऐसा मुल्क है, इराक पहले जो तबाह हो चुका है और उसके पता नहीं 20, 30, 35, 40 लाख आदमी जो हैं वो इराक में अब नहीं है, वो या साथ वाले मुल्कों में है या बाहर है। सीरिया जो है, शाम जो है, उसके जो लोग हैं
कितने मुहाजिरीन हो गए। पहले तो हम अफगानों की बात करते तो यहाँ पे अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में थे, उससे बड़ी तादाद शाम में डिस्प्लेस हुई है। वो जब यूनान के रास्ते यूरोप के साहिलों और बॉर्डर्स पे आए तो एक यूरोप में जो है भूचाल आ गया, एक तूफान आ गया, और वहाँ पे यूरोपीय ममालिक ने कहा कि हम इनको नहीं आने देंगे, इतने हम हैंडल नहीं कर सकते। जर्मनी ने कहा इनको आना चाहिए। एंगेला मर्केल बहुत ही मजबूत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर चांसलर जर्मनी की थी, लेकिन इस वजह से वो जो उन्होंने कोई तकरीबन 9-10 लाख शामी रेफ्यूजीज लिए वहाँ पे, उस वजह से उनकी वो तम तराक और वजूद जो है उनका वो नहीं रहा, उनकी सियासी पोजीशन उस वजह से इफेक्ट हुई है। सही। और लेकिन रेफ्यूजीज और मईशत की वजह से एक पूरा माहौल जो है यूरोप में एक बन गया तब्दीली का, शोर का, कि कुछ होना चाहिए, जिसका हमने नतीजा बरतानिया में रेफरेंडम की सूरत में देखा, यूरोपीय यूनियन में हमने देखा, और जो इनकलाब फिर अमेरिकी सियासत में आया। इनकलाब करने तो हम चले थे पाकिस्तान में, यहाँ तो नहीं आया, लेकिन बरतानिया में एक किस्म का इनकलाब आ गया। और जो सबसे बड़ा इनकलाब है वो तो मेरे ख्याल यकीनन आप डिस्कस करेंगी, वो तो फिर अमेरिका में आ गया, जो वहाँ की एक सूरत हाल थी तब्दीली के, कि कुछ होना चाहिए, हम पुरानी सियासत से तंग हैं, हम पुरानी एस्टैब्लिशमेंट से तंग हैं। जब साल शुरू हुआ था, हम यहाँ पे हमने कितने प्रोग्राम्स किए थे डॉक्टर साहब, तो उनको रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार मानना ही जो क्यास से बाहर था। अमरीकी कार्टून छपा करते थे उनको। अमरीकी कमेंटेरिएट जो है, जो वहाँ के जो प्रधान हैं, जो गुरु हैं, जो पंडित हैं, मेरे ख्याल इससे बड़ी नाकामी नहीं हो सकती। वो डोनाल्ड ट्रंप को मजाक समझते थे, और ये पूरा अमूमी ख्याल था उनके जहनों में कि साल के शुरू में ये है शोर शराबा है, ये बिल्कुल चला जाएगा, जैसे इवेपोरेट हो जाएगा, जैसे वो पानी धूप की शुआएं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो पानी इवेपोरेट होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कैंडिडेसी ऐसे होगी। लेकिन देखते देखते डिबेट्स हमने यहाँ देखी, डिबेट्स हमने डिस्कस की, अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस की, वो एक के बाद दूसरी जीतते गए। डेमोक्रेटिक साइड पे बर्नी सैंडर्स थे, जो कि बहुत ही एक नई बातें कर रहे थे, और आपके फेवरेट थे वो, और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों। और मैं इस यकीन, मुझे तब भी यकीन था, अब भी यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ बर्नी सैंडर्स रोक सकता था। ये हमने यहाँ बात भी की थी, यहाँ अपने प्रोग्राम में बात की थी। लेकिन यहाँ सब दहशतगर्दी के हवाले से 2016 का जो साल था, ये बड़ी वाज़े बात है कि दहशतगर्दी के नतीजे में होने वाली हलाकतें जो है वो तकरीबन 40% डाउन है इस साल में। जो बम धमाके हैं वो 35 से 40% डाउन है। ख़ुदकश हमलों में भी कमी आई है। लेकिन 2016 में जो बड़े हादसे हैं, बड़े हादसों से मेरी मुराद है कि जिसमें 20 से ज़ायद पाकिस्तानी हलाकतें होती हैं, वो 6 दर्जन, आधा दर्जन पाकिस्तान में हुई हैं। जनवरी में बादशाह खान यूनिवर्सिटी के ऊपर 20 हलाकतें थीं। मार्च में गुलशन इकबाल लाहौर में 74 हलाकतें, जो इस साल का सबसे बड़ा दहशतगर्द का इंसिडेंट था। अगस्त में कोयटा में वकला के ऊपर हमला, 70 हलाकतें। सितंबर में मोमेंट में 23 हलाकतें। फिर कोयटा पुलिस ट्रेनिंग के ऊपर, कॉलेज के ऊपर हमला, 60 हलाकतें, और 52 हलाकतें फिर खुशदार में। यानी कि औसतन हर दूसरी महीने एक बहुत बड़ा हमला हुआ 2016 में। अगर 12 महीनों में 6 हमले आप समझ लीजिए। तो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो मैदानी जंग थी वो तो फ़ौज लड़ रही थी। हमने बार बार कहा कि जो नज़रियाती जंग जो हमने लड़नी थी, सिविलियंस ने लड़नी थी, मीडिया ने लड़नी थी, वो हमने शुरू नहीं की। हम काउंटर नैरेटिव ही नहीं दे सके। एक नैरेटिव जो चल रहा था दहशतगर्दों का, उसका हम काउंटर नैरेटिव नहीं दे सके। जो माली पाइपलाइंस बंद करनी थी, ये जितने भी हमले हो रहे हैं, नेचुरली ये पैसों के बगैर तो नहीं हो पाते। कोई ना कोई इनको फाइनेंसिंग भी कर रहा है। मूडी डोवाल डॉक्ट्रिन, वो तो खुलेआम कहते हैं कि हम ये काम करेंगे। और इन 6 में से 3 बड़े हादसे बलूचिस्तान में थे। अच्छा सर, कोयटा वाज द सेंटर। अगर हम थोड़ा सा उस पर यूरोपीय ममालिक में देख लें तो सबसे ज़्यादा हमें टर्की इफेक्टेड लग रहा है। तो वहाँ फौजी बगावत भी हुई, दूसरी इंसर्जेंसीज भी हमने वहाँ देखी हैं। लास्ट जो जर्मनी में हुआ है, आप क्या समझते हैं कि वहाँ क्यों दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है? क्या रेफ्यूजीज़ के हवाले से, क्या शाम की वजह से, या आईसिस का भी अपना रोल है वहाँ पे? देखिए, जो मशरक़ वुस्ता है उसमें 3-4 जो बड़े फ्लैश पॉइंट्स हैं
वो मगरबी दुनिया ने, वेस्ट ने, उनको तो उस पे वहाँ कोला फेंका है, वहाँ पे आग लगाई है। इराक से शुरू होके लिबिया, उसके बाद लिबिया के बाद शाम की जो खाना जंगी है, शाम की खाना जंगी शुरू की गई। फ्रांस ने उसमें बात की। बमबारी अमेरिका ने नहीं की जैसे बहुत सारे ममालिक चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने भी कहा कि बशर अल असद को तो जाना है, वो तो जाना ठहरा है। ठीक। अर्दोआन, जिसको हम बहुत बड़ा लीडर मुस्लिम दुनिया का मानते थे, हैं वो, उन्होंने भी कहा अपना जो है शाम में इंटरफेयर करना वो शुरू किया। हमारे जो अरब के जो दोस्त और ममालिक हैं, उन्होंने वहाँ पे इंटरफेयर किया। ठीक है, आया सब ब्रेक लेनी होगी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मशरिक़ वस्ता के हवाले से भी कि वहाँ पर जो जंगी हालात रहे वो कितने ख़तरनाक रहे, और साथ साथ ज़रा हम फ़ौजी बगावत जो तुर्की में हुई थी उस पर भी बात करेंगे। अयाज साहब, आप तैयब अर्दोगान की बात कर रहे थे कि वो जो फ़ौजी बगावत के बाद जो उनका रद्द अमल नज़र आया था, उससे उनकी जो पब्लिसिटी थी और उनके जो सियासी करियर है उस पर कितना इफेक्ट हुआ है? देखिए, एक वो बात उन्होंने साबित ये किया है कि वो फाइटर आदमी हैं। कू भी जो वहाँ पे हुआ था, वो बाल बच्चे थे। जहाँ वो एक छुट्टी मना रहे थे यहाँ पे सी ऑफ मारमारा के पास, वहाँ पे फ़ौजी उनके पीछे आए थे, जो बागी फ़ौजी थे, वो बच गए। फिर उन्होंने ये जो है एक इंस्टाग्राम या इस किस्म की जो वो है, वो किसी रिपोर्टर से ली, अपना कोई नहीं था, और वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया जो कि टर्की में फैल गया और फिर लोग बाहर आए। वो फाइटर है, पर उनका रिएक्शन उसके बाद कुछ लोग कहते हैं एक्सेसिव है, इतने लोगों को निकालना, ये करना, वो करना। फिर एक और उनके मिजाज में है कि वो जो टॉलरेंस नाम की चीज़ है, बर्दाश्त नाम की चीज़ उनमें नहीं है। वहाँ पे कोई हज़ारों केसेस ऐसे हैं कि आपने सदर की ज़ात पे हमला किया है, आपने तौहीन किया है, तो उनके लॉयर्स जो हैं वो केसेस भरमार है, बहुत सारे अंदर हैं। इससे ये 80,000 लोग निकाले जा चुके हैं। ये अगर चीज़ें ना होती तो उनकी पोजीशन अच्छी होती। पर एक मैं चीज़ उससे पहले कह दूँ शाजिया, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ने एक चीज़ साबित कर दी है, अगर उस चीज़ के लिए कोई सबूत चाहिए था, कि हम जो मुसलमान ममालिक हैं, हम अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकते। अब मगरब ने वहाँ पे शोरश शुरू की होगी, मगरब ने हमला इराक पे किया होगा, लिबिया को डिस्ट्रॉय किया होगा, शाम में खाना जंगी की आग जो है भड़काई होगी, पर मुसलमान दुनिया आप देखें, मशरिक़ वस्ता के आजकल के हालात हैं, वहाँ पे दो इत्तेहाद हैं, दो कोलिशंस हैं। एक तरफ ईरान, शाम और हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हमारे कई दोस्त ममालिक हैं और तुर्की है। मुसलमान दुनिया और मशरिक़ वस्ता में जिस आदमी ने अपना लोहा मनवाया है, वो कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि वो एक बाहर का आदमी है, व्लादिमीर पुतिन। उसने वहाँ पे इंटरवीन करके जो शामी खाना जंगी का जो पासा थोड़ा सा तब्दील हुआ है, जो बाशर अल असद की पोजीशन कदरे रिलेटिवली मुस्तहकम हुई है, वो रशिया की डिसाइसिव इंटरवेंशन है। और जहाँ हम वर्ल्ड अफेयर्स की बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि रशिया जो है, रूस जो है, वो भी इस साल बहुत तेज़ी से आगे आया। जो एक व्लादिमीर पुतिन का एक इमेज है कि ये स्ट्रॉन्ग आदमी है, उसके और एडमायरर क्या होने, सबसे बड़ा एडमायरर तो उसका जो प्रेसिडेंट इलेक्ट यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट्स का, डोनाल्ड ट्रंप, जो खुलेआम कहते हैं कि मैं एडमायर करता हूँ उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मैं एडमायर करता हूँ। और डॉक्टर साहब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने जा रहे हैं अमेरिका के, रेक्स टिलरसन, जो एक्सॉन मोबिल के चीफ एग्जीक्यूटिव, उनके तल्लुकात अगर सबसे अच्छे हैं तो रूस के साथ हैं और पुतिन के साथ हैं। अब यहाँ पे लम्हा फिक्रिया हमारे लिए भी है। आप अगर रेक्स टिलरसन की तस्वीर डालें, वो एक डायनामिक बड़ी कद के, जैसे वो टेक्सास में ऑयल बिजनेस के लोग नहीं होते, ये लंबे चौड़े हैट पहने हुए, इस किस्म का है, वो बोलता भी है जैसे हॉलीवुड एक्टर हैं। उनके साथ इंटरेक्ट कौन करेंगे? तारिक फातमी साहब, सरताज अजीज़ साहब। तारिक फातमी साहब जाते हैं वहाँ पे न्यूयॉर्क और वाशिंगटन,
उनकी मुलाकात ही नहीं वो किसी बहुत से बिजी थे वहाँ पे उस वक्त, अमेरिकन बहुत बिजी थे, उनको मिल नहीं पाए थे। वो मिल नहीं पाए थे। पर एक अच्छी बात हुई, नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप से वो हो गई। वो उन्होंने कहा बड़ा टेरिफिक गाय है, ये है वो। पर हमें क्योंकि मेरा ख्याल है फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी है उसको इदराक नहीं था कि वहाँ कुछ होने को जा रहा है। और आखिर में एक चीज़ मैं कह दूँ, ये जो मुसलमान दुनिया है कि ये क्या किस हाल में है। कश्मीर में जो तकरीबन बगावत हुई डॉक्टर साहब, जो बुरहान वानी की शहादत के बाद सूरत हाल हुई, मुसलमान दुनिया का कोई स्टैंड है उस पर? सवाए तुर्की के जो अर्दवान यहाँ पे आए और उन्होंने कश्मीरियों के हक़ में बात की, मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता कि किसी और मुल्क ने उसमें ये कहा हो हम तो फ़िलिस्तीनी हों, जो भी हो, हमारा पुराना एक कंसिस्टेंट लाइन है, हम उनकी बात करते हैं। कश्मीरियों के बारे में हिंदुस्तान को लान तान करना क्या आप वहाँ पे कह रहे हैं? किसी मुसलमान मुल्क सवाए तुर्की के वो नहीं किया। यहाँ सब तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट जुलाई के महीने में हुई। एक तो बुरहान वानी साहब को शहीद किया गया और उसके बाद फिर हमने देखा कश्मीर में जो मूवमेंट हुई, तुर्की का मिलिट्री कू हमने कहा, अब्दुल सत्तार ईदी साहब उस महीने में रुखसत हो गए, हमें छोड़ के चले गए। एक बात आया साहब जिससे मैं इख्तलाफ करूँगा वो ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि दहशत गर्दी का ताल्लुक किसी मज़हब से है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक, उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से नहीं है। ईसाइयों में भी बेतहाशा दहशत गर्दी रही है, यहूदी मज़हब के जो पैरोकार हैं उन्होंने भी दहशत गर्दी का इस्तेमाल किया है। इसके फैक्टर्स मज़हब से अलावा और दूसरे फैक्टर्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये कश्मीर का जो मामला है अयाज साहब, क्या लगता है आपको, ये तहरीक जिस तरह हमने देखी है इससे पहले कभी नहीं देखी थी, कोई बड़ा चेंज लगेगा आपको आगे? नहीं, 1989 में जब वहाँ पे एक अपराइजिंग हुई थी, वहाँ पे बहुत सूरत हाल ख़राब थी। इंडियन फोर्सेस से हाथों से ये कंट्रोल कश्मीर का जा रहा था और 89 के बाद ही इतनी हैवी कंसंट्रेशन इंडियन फौज की हुई। वहाँ पे 5 से 7 लाख इंडियन आर्मी मकबूजा कश्मीर में वो है। और इस दफ़ा जो उन्होंने तकरीबन बगावत को कुचलने की कोशिश की, वो इस हद तक गए कि ये शॉटगन पैलेट्स जो होते हैं 12 बोर की जो होती हैं वो आंखों पे मारा गया। इतना कभी ऐसे कहीं किसी और मुल्क में नहीं हुआ। एक चीज़ हम मिसिंग करेंगे क्योंकि प्रोग्राम हमारा वाइंड अप होने वाला है। LOC पे जितनी हमने खिलाफ वर्जी देखी थी, आपको नहीं लगता कुछ मामला ठंडा हो गया? आर्मी चीफ जब गए हैं, नए आर्मी चीफ आए हैं, ज़रा मामला कुछ सेटल डाउन? देखिए, एक बात है कि जनरल राहिल शरीफ बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते थे हिंदुस्तान के बारे में। वो एक दो जो वाक़यात हुए थे, डॉक्टर साहब ने जिक्र किया पठानकोट का, फिर उरी बेस पे जो हमला हुआ था, उससे कशीदगी में बहुत इजाफा हो गया था। क्योंकि इंडिया का उरी में 17-18 फौजी जो हैं वो हलाक हुए थे। वो किसी मुल्क के लिए भी परेशान कुन है। तो उससे वो जो एक बिल्कुल तेज़ी आ गई, इस हद तक कि हिंदुस्तान ये कहने लग पड़ा कि हमें इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है, सिंतास मुआहदा जो है, हमें पानी जो है वो बंद करना। वो मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पादाश में था कि ये बातें हुई। तब से लेके अब तक कुछ सिचुएशन जो है स्टेबलाइज हो रही है। ऐसा कोई वाक़या जो है नहीं हुआ, लेकिन हमारे रिलेशनशिप जो है, जो तल्लुकात हैं वो कशीदा हैं। पानी पे भी कोई बातचीत, देखिए एक तो है बातचीत करना, एक है कि आपको बातचीत का रास्ता ही नहीं मिल रहा। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आप अपने मामलात खुद तय करें, जनवरी तक हम देखेंगे। लेकिन हमारे पास फिलहाल कोई ना फोरम है, ना रास्ता है, ना कोई मैकेनिज्म है कि हम करें। और इंडिया जो है उसने ये एक फैसला किया है कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ। और ये जो हालिया जो मीटिंग हुई है मॉस्को में, जिसमें मॉस्को, चीन, पाकिस्तान ये इकट्ठा थे, अफ़गानिस्तान के बारे में बात की। हमने अफ़गानिस्तान का जिक्र इसमें असेसमेंट में नहीं किया। हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से ख़राब हो गए थे। बहुत सारे मामलात जो अफ़गानिस्तान खुद हल नहीं कर सकता था, उन्होंने मुर्द इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराया और अपने तमाम मसाइल का जो मंबा है पाकिस्तान को करार दिया, जो कि उनसे खुद वो नहीं हो रहे। तालिबान जो हैं वो शायद इस साल पहले सालों से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आए। इक़्तिसादियात को अगर क्लोज कर दें ऐसा पूरे साल में
कर्जा जात जैसे हमने पहले कहा कि बहुत बढ़ रहे हैं बड़ी तेज़ी से। टेक्सटाइल की सनत जो है वो मज़ीद नीचे जा रही है, जो सबसे बड़ी सनत है पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जिसकी वजह से बेरोज़गारी स्पेशली पंजाब में जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रुपए की वैल्यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर तेज़ी से नीचे गिर रही थी ओपन मार्केट में, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी मुसलसल गिर रहे हैं। चले नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने 2000 साल के कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात का जायज़ा इसलिए लिया कि ये प्रोग्राम आज हमारा इस साल का आखिरी प्रोग्राम है, मगर अगले साल 2017 में हम उम्मीदें और तवक्कुआत के साथ नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ शामिल होंगे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अयाज़ अहमद, शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के